नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सास और दामाद ने दहेज के चक्कर में बेटी को पागल बनाकर पीहर भेजा तो बेटी के पिता ने उठाया ऐसा कदम कि गौरी, जो कि रामपुरा की रहने वाली है, गौरी के पिता का नाम रामेश्वर था। गौरी की 4 बहनें और 2 भाई हैं। पिता की खाट बनाने की उनकी खुद की दुकान थी। माँ एक गृहिणी थी। किस्मत से दोनों ही भाई 5 बहनों में सबसे छोटे थे, तो कमाने वाले गौरी के पिता अकेले ही थे। गौरी 5 बहनों में सबसे छोटी थी। गौरी के पिता ने अपनी क्षमता के अनुसार अपनी चारों बेटियों की शादी अच्छे घर में कर दी थी। और जब गौरी की बारी आई तो बहुत घट देखी, पर कभी लड़का पसंद नहीं आया तो कभी लड़का कमाता नहीं था, तो कभी लड़की में कोई ना कोई कमी निकल आती। कभी परिवार बड़ा होता तो कभी कोई दिक्कत आ जाती। इस वजह से बहुत समय हो गया था, पर गौरी का रिश्ता होने में कोई ना कोई दिक्कत सामने आ रही थी। पिता ने बेटी की जन्म पत्री एक पंडित को दिखाई और पंडित से अपनी परेशानी बताई। तो पंडित जी ने जन्म पत्री देखी और कहा कि आपकी बेटी की शादी जल्दी हो जाएगी और ज़्यादा दूर नहीं, पास में ही होगी, आप चिंता ना करें। पंडित जी की बात सुनकर गौरी के पिता को थोड़ा सा सुकून मिला। ऐसे ही कुछ समय और बीता। एक दिन शाम को गौरी के पिता ऐसे ही कमरे में लेटे थे कि तभी गौरी के फूफा रामपाल जी घर आए। रामेश्वर जी ने उनका स्वागत किया और चाय नाश्ता कराने के बाद उसे घर आने का कारण पूछा। तो रामपाल जी ने कहा, मैं आपकी बेटी गौरी के लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ, आप सुनकर खुश हो जाएंगे, ऐसा रिश्ता है। रामेश्वर जी ने कहा, अच्छा जरा हमें भी तो बताओ। रामपाल जी ने कहा कि कैरावन में एक लड़का है, वह अच्छा कमाता है, खानदानी ही भी नामी है, एक नंबर परिवार है। रामेश्वर जी ने पूछा, अच्छा लड़की के भाई कितने हैं और वह क्या काम करता है? रामपाल जी ने कहा कि लड़का लड़की का काम करता है और उसके 6 भाई हैं और 2 बहनें हैं, पर परिवार बहुत अच्छा है, खुश रहेगी आपकी बेटी, राज करेगी वहाँ। अपने जीजा की बात सुनते ही रामेश्वर जी को बहुत गुस्सा आया। वो बोले, जिनके घर में 6 लड़के हैं वहाँ मेरी बेटी कैसे खुश रहेगी? इतने बड़े परिवार में अपनी बेटी की शादी करूँगा, आपने सोचा भी कैसे? गुस्सा क्यों होते हो साले साहब, परिवार अच्छा है, मैंने तो इसलिए कहा बस, अगर आपका मन नहीं है तो मत करिए शादी, मगर गुस्सा तो मत हो। मैं आपकी बेटी के लिए एक रिश्ता और लेकर आया हूँ। कैलावन में ही एक परिवार और है जिनके 1 बेटा और 5 बेटियां हैं, वो भी परिवार अच्छा है। लड़के की आपकी तरह ही एक खाट की दुकान है। रामपाल जी ने कहा, वाह जीजा, आपने अब मेरा मन खुश कर दिया। इस रिश्ते की बात से रामेश्वर जी बहुत खुश हुए और अपने जीजा का मुंह मीठा कराया और कहने लगे कि उनके 5 लड़कियां हैं तो क्या हुआ, लड़कियां तो अपनी ससुराल चली जाएंगी, फिर मेरी बेटी वहां अकेली रह जाएगी, राज करेगी। उसी लड़की का नाम क्या है? रामेश्वर जी ने पूछा। जय नाम है लड़के का, रामपाल जी ने कहा। रामेश्वर जी ने कहा, और लड़की का घर कहाँ है? उसका घर कैलावन में ही है, आप चलना लड़का देखने, तब पता चल जाएगा। रामपाल जी ने कहा, ठीक है, तो शुभ काम में देरी क्यों, कल ही चलेंगे। रामेश्वर जी ने कहा। रामपाल जी ने कहा, ठीक है, जैसा आप सही समझे। अच्छा साले साहब, तो मैं चलता हूँ। जब रामेश्वर के जीजा जी जाने लगते हैं तो रामेश्वर जी कहते हैं, अरे कल ही तो जाना है, आप आज यही रुक जाओ, कल लड़का देखने चलेंगे तो उसके बाद चले जाना। ठीक है साले साहब, जैसी तुम्हारी मर्जी, रामपाल जी ने कहा। दूसरे दिन रामपाल जी लड़के वालों के यहाँ पहले ही बता देते हैं कि रामेश्वर जी लड़का देखने के लिए आने वाले हैं। लड़के के पिता का नाम कैलाश था। अगले ही दिन रामेश्वर जी गौरी के फूफा, चाचा, बाबा और अन्य रिश्तेदारों के साथ लड़का देखने जाते हैं। कैलाश जी लड़का देखने आए हुए हैं। सब मेहमानों का आदर सत्कार किया, अच्छे से खातिरदारी की। थोड़ी देर बाद जयरामेश्वर जी के पास आता है। सांवला रंग, लंबी हाइट, चेहरे पर मुस्कुराहट, शांत स्वभाव को देखकर
रामेश्वर जी को जय पसंद आ गया। रामेश्वर जी ने कैलाश जी से कहा कि हमें तो आपका लड़का बहुत पसंद है। कैलाश जी, अगर आप भी हमारी बेटी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। कैलाश जी ने कहा, अरे नहीं रामेश्वर जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमें पता है आपकी बेटी अच्छी होगी। एक बार बहन जी को देखा था, इसी बात से समझ गए कि जब माँ सुंदर है तो बेटी भी सुंदर होगी। हमें आपकी बेटी नहीं देखनी है। कैलाश जी, आप ठहरे लड़के वाले, इसलिए हम आपको भी बता देते हैं कि हमारे पास लड़की के सिवा देने के लिए कुछ नहीं है। बस हमारी लड़की ही है और उसे दिए हुए संस्कार ही हैं। हाथ जोड़कर रामेश्वर जी ने कहा। कैलाश जी ने रामेश्वर जी की बात सुनकर कहा कि आप कैसी बातें क्यों कर रहे हैं? हमें कोई दहेज नहीं चाहिए, कन्या ही सबसे बड़ा दहेज है। लड़की संस्कारी होनी चाहिए और लड़की संस्कारी और गुणवान हो, और हमें क्या चाहिए? और ये दोनों गुण आपकी कन्या में है। आपसे बड़ा तो कोई दाता नहीं है। हम तो आपके द्वार पर कन्या लेने आएंगे, तो हमसे महान तो आप हैं कि अपने आंगन की शान हम ही दे रहे हैं। हमारा तो बड़ा सौभाग्य होगा कि आपकी बेटी हमारे घर की बहू बनेगी। कैलाश जी की बात सुनकर रामेश्वर जी ने कहा कि हम खुद को खुशनसीब समझेगी कि हमारी बेटी आपके घर की बहू बने। दोनों आपस में गले मिले और रिश्ता पक्का हो गया। रामेश्वर जी ने कैलाश जी का मुंह मीठा करवाया और कैलाश जी ने रामेश्वर जी का। आज रामेश्वर जी बहुत खुश थे। उनकी लड़की का रिश्ता जो पक्का हो गया था, आज उन्हें बहुत ही खुशी हो रही थी। जैसा दामाद चाहते थे उन्हें वैसा ही दामाद मिल गया। रामेश्वर जी ने जय को 1100 रुपये दिए और एक मिठाई का डिब्बा दिया और जय की बहनों को 100-100 रुपये बांटे और कैलाश जी से विदा लेकर अपने घर आ गए। घर आकर रामेश्वर जी ने अपनी पत्नी से लड़के के बारे में बड़ी बड़ी तारीफें की। भाग्यवान, लड़का तो लाखों में एक है। हमारी गौरी के भाग्य तो खुल गए। उनका इतना बड़ा घर है कि अपना तो सारा गांव ही समा जाए उस घर में। 5 कमरे और एक आंगन तो इतना बड़ा है कि 10 कमरे और बन जाएंगे। वैसे हमारी गौरी को कौन सा 5 कमरों में रहना है, रहना तो एक में ही है। अभी उसकी ननद छोटी छोटी है, सबकी शादी हो जाएगी, उसके बाद तो सब कुछ इसी का होना है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम पैसों के चक्कर में ऐसी घर में लड़की का रिश्ता कराए कि बाद में वो लोग गौरी को परेशान ना करें। रामेश्वर जी की पत्नी ने कहा, अरे नहीं भाग्यवान, बहुत अच्छे लोग हैं। रामेश्वर जी ने कहा, बहुत अच्छे लोग हैं तो अच्छी बात है, पर ना जाने क्यों मुझे चिंता हो रही है। भगवान सब अच्छा ही हो। रामेश्वर जी की पत्नी ने कहा, अरे भाग्यवान, सब अच्छा ही होगा, तुम चिंता मत करो। गौरी जो मन ही मन में मुस्कुराने लगी थी, अपने नए जीवन के सपने सजाने लगी थी, सोच रही थी कि मेरा राजकुमार कैसा होगा, मुझे चाहेगा या मुझ पर गुस्सा करेगा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे गौरी के। गौरी बहुत सीधी सादी लड़की थी, पर घर का कोई काम ऐसा नहीं था जो वो ना कर पाती हो। सर्वगुण संपन्न थी गौरी। 10वीं पास थी, जो उसके परिवार में पहली लड़की थी जिसने 10वीं पास किया था। काम में बहुत चतुर थी, पर मुंह नहीं चलाती थी। बड़ों की बात जैसे सर आंखों पर मानती थी। अभी गौरी की उम्र महज 16 वर्ष थी। बाली उम्र में नए इंसान का जीवन में आना अच्छा ही लगता था। रामेश्वर को तो जैसे मन मुराद मन्नत मिल गई थी। उसकी और बेटियां ज्यादा अमीर घर में नहीं थी, साधारण से घर में थी और परिवार बड़ा था, पर छोटी के लिए परिवार भी छोटा और अमीर लड़का मिल गया। इस बात से वो बहुत खुश थे। उनको लगता था कि सबसे भाग्यशाली मेरी छोटी बेटी है जो ऐसे घर की बहू बनेगी। उधर जय भी बहुत खुश था। जैसे ज़्यादा खुश थी उसकी माँ। बहू आ जाएगी तो काम नहीं करना पड़ेगा, और इस बात से भी कि अब अपना ही मालकिन गिरी होगी। सारे दिन बैठकर मोहल्ले की औरतों से बातें किया करूँगी, और लड़की बहुत सीधी है, जो चाहूँगी वैसा करवाऊँगी, और लड़की का परिवार भी वैसे पैसे वाला है। इस वहम में जय की माँ थी। वो सोचती थी कि अगर लड़की आएगी तो बहुत सारा दहेज रहेगी। जय की 5 बहनों को भी यही वहम था कि भैया की शादी में दहेज भी मिलेगा,
और काम भी नहीं करना पड़ेगा। जय की उम्र भी 20 साल थी। उसको भी खुश थी और मन में सपने ही अलग थे। वह सोचता था कि क्या पता कैसी होगी मेरी पत्नी। जब भी दोस्त उसे छेड़ते थे कि भाभी कैसी है तो जय शर्मा जाता और कुछ नहीं कहता। जय अपनी माँ की बात इस तरह मानता था जैसे कि हर बात सही कहती हो। वो माँ की गलती बात पर भी हाँ और सही बात पर भी हाँ में हाँ मिलाता, फिर चाहे वो उसके हित में हो या ना हो। उसकी माँ की ही हर घर में चलती थी। उसकी माँ के आगे तो पिता भी कुछ नहीं बोल पाते थे। 6 बच्चों सहित पिता को भी माँ की हुकूमत करनी पड़ती थी। पर गौरी हर बात से बेखबर अपनी दुनिया में खुश थी। कुछ समय बाद उड़ती हुई खबर रामेश्वर जी के पास आई। जिस घर में 6 भाई थे उसी घर में उनके बड़े भाई अपनी बेटी की सगाई कराए हैं। रामेश्वर जी की अपने भाई से बनती नहीं थी, इसलिए उन्होंने उन्हें सगाई के बारे में नहीं बताया था। रामेश्वर जी अपने भाई की बेटी की किस्मत को कोसने लगी और अपनी पत्नी से कहने लगी कि बेचारी की किस्मत खराब है जो बाप ने इतने बड़े परिवार में लड़की की शादी करने का फैसला कर लिया है। इतने बड़े परिवार में तो बेचारी काम करते करते ही थक जाया करेगी, नौकरानी बनकर रह जाएगी। रामेश्वर जी की बात सुनकर उनकी पत्नी ने कहा कि आपसे किसने कहा कि परिवार बड़ा होता है तो लड़की खुश नहीं रहती है। रामेश्वर जी ने कहा किसी ने नहीं, पर वो लोग गरीब भी बहुत हैं। उनके पास कोई जमीन जायदाद भी तो नहीं है और लड़का अकेला कमाता है। लड़के के पिता भी ज्यादा कोई अच्छा खासा काम नहीं करते हैं। परिवार का खर्च बड़ी मुश्किल से चल पाता है। ऐसे में वो कैसे खुश रह सकेगी, रामेश्वर जी ने कहा। रामेश्वर जी की बात सुनकर रामेश्वर जी की पत्नी बोली कि आपसे किसने कह दिया कि जिस घर में पैसा कम होता है वहां लड़की खुश नहीं रह सकती। लड़की गरीबी में भी गुजारा कर सकती है, पर अगर प्यार करने वाले लोग ना हुए तो लड़की का जीवन मौत से भी बेहतर बन जाता है। ठीक है, ज्यादा ज्ञान मत दो, सब पता है मुझे कि क्या अच्छा होता है और क्या बुरा। रामेश्वर जी अपनी पत्नी पर चिल्लाते हुए बोली। रामेश्वर जी की बात सुनकर गौरी की माँ चुप हो गई और घर काम करने लगी। गौरी की माँ एक समझदार महिला थी। उसने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे थे। घर में हमेशा से ही गौरी के पिता और दादी की ही चलती थी, तो घर में गौरी की माँ हमेशा से ही चुपचाप और गुलाम बनकर ही रहती थी। वो जानती थी कि जिसमें घर में औरत की चलती है उस घर में औरत हमेशा ही परेशान रहती है। यही हाल था गौरी की माँ का भी। उसको डर भी था कि कहीं रामेश्वर जी गौरी की सगाई गलत घर में तो नहीं कराए हैं। पर दादी और पिता के आगे माँ की किसी ने नहीं सुनी। पर गौरी की माँ ने सोचा कि पिता है, गौरी के तो अच्छा ही करेंगे। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। गौरी के ताऊ की लड़की शादी भी नजदीक आ गई। गौरी के घर वाले भी उस शादी में गए, क्योंकि उस शादी में कैलाश जी आए थे और गौरी के ससुर लगते थे। रामेश्वर जी ने कैलाश जी का स्वागत किया। आइए, आपकी बेटी हमारे घर की बहू है और आपके भाई की बेटी भी हमारे घर की बहू ही समझे, कैलाश जी ने कहा। वो कैसे? रामेश्वर जी ने आश्चर्य से पूछा। ये लोग आपके कौन लगते हैं? ये आपका घर कैसे? मैं समझा नहीं कुछ, समझी जी, जरा विस्तार में बताएं आप मुझे। जी जरूर, क्यों नहीं। क्या है ना, ये हमारे ही परिवार का लड़का है। जिस घर में आपकी भतीजी जा रही है, आप तो ये समझिए कि आपकी बेटी हमारे ही घर जा रही है। बहुत अच्छा घर है, आपकी भतीजी खुश रहेगी। कैलाश जी की बात सुनकर रामेश्वर जी को थोड़ी राहत मिली। उनको लगा कि जैसा उन्होंने सोचा था उस घर के बारे में वैसा कुछ नहीं है। गौरी की बहन की शादी अच्छे से साधारण तरीके से हो गई। दिशा नाम था गौरी के ताऊ की लड़की का, जो अब गौरी की देवरानी बन चुकी थी। दिशा का पति गौरी के पति से छोटा था। रामेश्वर जी की भतीजी की शादी के 4 महीने बाद गौरी की शादी थी। गौरी खुश होती तो कभी डरती भी शादी से। जब ये बातें गौरी अपनी माँ या बहनों से कहती तो वो कहती, शादी से पहले मन में भी भावनाएं आना स्वाभाविक है, ये सबके साथ होता है, इसमें घबराने या दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है।
जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तो सब कुछ सही हो जाएगा। गौरी की माँ ने गौरी को समझा दिया। धीरे धीरे समय की रफ्तार से शादी की तारीख भी नजदीक आ गई। रामेश्वर जी को शादी की चिंता होने लगी थी। लड़की के पिता थे तो स्वाभाविक है चिंता होना। एक दिन रामेश्वर जी शादी के कोई कार्ड छपवाने गए थे तो वहां उन्हें कैलाश जी मिल गए। वो वहां किसी काम से आए थे। उस दुकान पर रामेश्वर जी को देखकर पहले तो उन्होंने प्रणाम किया और उसके बाद कैलाश जी ने कहा, देखिए संधि जी, हमने आपसे दहेज में कुछ नहीं मांगा, लेकिन सामान आपको अच्छी कंपनी वाला देना होगा क्योंकि हमारी समाज में बहुत इज्जत है। हमारा एक ही बेटा है, अगर सामान भी अच्छा नहीं हुआ तो क्या मतलब। कैलाश ने अपनी बात कही और वहां से चले गए। अब रामेश्वर जी की चिंता और बढ़ गई थी। चिंता के साथ ही साथ सोचने लगे कि कैलाश जी की बात भी सही है, उनका एक ही बेटा तो है तो सामान तो अच्छा मांगेंगे ही। शादी की टेंशन में ना तो वो खाना ही अच्छे से खाते, ना ही अपना ख्याल रखते। रामेश्वर जी को देखकर गौरी की माँ भी बहुत चिंतित होने लगी। उन्होंने एक बार पूछ ही लिया, गौरी के बापू, बात क्या है? आप बड़े ही चिंता में लग रहे हैं। तब जो कैलाश जी ने कहा वो सब रामेश्वर जी ने अपनी पत्नी को बता दिया। जब पत्नी ने ये बात सुनी तो डर से कांप गई। सोचने लगी, कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी उस घर में रिश्ता करके। पर अब तो ना रिश्ता तोड़ सकते हैं ना ही इतना पैसा है, पर अब इंतजाम तो करना ही था। बदनामी ना हो इस डर से रामेश्वर जी ने उनकी बात मान ली और कर्ज लेकर सामान व्यवस्था कर ली। उनकी आखिरी बेटी थी, इस वजह से उन्होंने सोचा कि जो देना है अब इसी बेटी को शादी में देना है। वैसे तो हम अपनी बेटी को सब कुछ ही देते भाग्यवान, पर अपने हिसाब से दे देते, लेकिन जो मांग कैलाश जी के घर से आई है वह सामान तो महंगा पड़ेगा। गौरी के पिता, आप क्यों चिंता करते हैं? एक ही बेटी तो रह गई अब हमारी। थोड़ी मेहनत करके उसकी शादी का कर्ज खत्म हो जाएगा, उसके बाद तो हम मुक्त हो ही जाएंगे। बेटे हैं, उनका तो भगवान भरोसे है, बेटी का तो हमें ही करना है क्योंकि वो अपने घर पहुंच जाए, सुखी रहे बस। और हमें क्या चाहिए? गौरी की माँ ने कहा, सही कह रही हो तो फिर मैं जाता हूँ दुकान पर और तुम घर का काम देख लेना। वैसे सारा सामान ले आया हूँ मैं, फिर भी कोई रह जाए तो पर्ची बना लेना उस सामान की, ताकि कोई दिक्कत ना हो। रामेश्वर जी ने अपनी पत्नी से कहा और दुकान के लिए निकल गए। गौरी की माँ भी अपने काम में लग गई। गौरी दरवाजे पर खड़ी अपनी माँ को निहार रही थी। तभी उसकी बहन ने आकर उसे छेड़ा और कहा, क्या सोच रही है? पिया के सपने देखनी है क्या? चिंता ना कर, जल्दी ही पहुंच जाएगी वहां। गौरी दीदी की बात सुनकर बहुत तेज रोने लगी तो दीदी बोली, अरे अरे रो क्यों रही है? गौरी बोली, दीदी क्या सच में मैं पराई हो जाऊंगी? गौरी की बात सुनकर गौरी माँ के दिल के मानो कोई कांटा सा चुभा हो। वो अपने आंसू को छुपाती हुई कमरे में चली गई। गौरी बोली, दीदी मैं तो हमेशा खुद को इस घर की रौनक समझती थी, पर मैं बाबूजी पर बोझ हूँ। मैं ये नहीं जानती थी कि मैं पराई हूँ। क्या सच में मैं पराई हूँ? दीदी बोलिए। गौरी की बात सुनकर दीदी को भी रोना आ गया। खुद को संभालते हुए दीदी ने कहा, अरे पगली तू पराई नहीं है, किसने कहा तुझसे? गौरी बोली, माँ ने कहा। दीदी ने कहा, उनका कहने का मतलब ये नहीं था कि तुम उनकी बेटी नहीं हो, उनके कहने का मतलब था कि तुम अपने घर जाओगी। ये रीत तो सदियों से चली आ रही है कि बेटियों का घर तो उनकी पिया का घर ही होता है। अब तू ही देख, मेरा भी तो ब्याह हुआ था, अपनी मम्मी भी तो आई थी दूसरे घर से और इसको अपना घर बनाया। अब रो मत, चुप हो जा। जब शादी हो जाएगी ना तेरी, वो घर तुझे अपने आप अपना घर लगने लगेगा। गौरी की दीदी ने गौरी को समझाते हुए कहा, अच्छा दीदी ऐसा भी होता है? हाँ हाँ यही सब होता है, पगली कहीं की। सब पर एक चपट लगाते हुए दीदी ने कहा, अब चल, कल की तैयारी भी तो करनी है, कल से मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। 5 दिन बाद गौरी की लगन जानी थी। जब गौरी की ससुराल से आई कपड़ों की लिस्ट देखी गई तो उसने घर के साथ साथ अलग से भी 20 जोड़ी कपड़े लिखे थे। सबके कपड़ों के साथ
लड़के के लिए सोने की अंगूठी भी मांगी थी। कुल मिलाकर 50 जोड़ी कपड़े थे। रामेश्वर जी ने देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो सामान उनकी औकात से बाहर था, फिर भी उन्होंने कर्ज लेकर गौरी के ससुराल वालों की मांग पूरी की थी। सामान लेते लेते, तैयारी करते करते कब 5 दिन निकल गए पता भी नहीं चला। आखिर वो दिन आ गया जिस दिन लगन जानी थी। गौरी की लगन में गौरी के भाई और चाचा और भी मेहमान गए थे। जब लड़के के हाथ पर रामेश्वर जी ने सोने की अंगूठी और कपड़े रखे तो कैलाश जी ने सब मेहमानों के सामने कहा, सबनी जी, आपके लड़के के हाथ में खाली कपड़े रखेंगे? हमारे यहाँ के रिवाज के अनुसार कपड़ों के साथ कुछ पैसे भी रखे जाते हैं, खाली कपड़े नहीं दिए जाते। कैलाश जी की बात सुनकर रामेश्वर जी ने कुछ पैसे रख दिए। इस पर कैलाश जी बोले कि कम से कम 2100 रुपये रखिए, हमारी भी कोई इज्जत है। कैलाश जी की बातों से रामेश्वर जी को पक्का यकीन हो चुका था कि वो अपनी बेटी को गलत हाथों में दे रहे हैं और अगर सगाई तोड़ते तो बेइज्जती होगी। ये सोचकर कैलाश जी की कही हर बात मानते रहे। जब रामेश्वर जी और सभी लगन से लौट आए तो रामेश्वर जी ने अपनी पत्नी से वो सब बताया जो कैला बन यानी गौरी के ससुराल में हुआ। रामेश्वर जी की बात सुनकर कमला जी यानी गौरी की वह कहती हैं, जो लोग पहले कह रहे थे कि हमें सिर्फ बेटी चाहिए, अब उनके यहाँ के रिवाज ही अलग हो गए। कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई गलती कर रहे हों, हम ये रिश्ता तोड़ देते हैं। ज़रूरी है ये रिश्ता करना? हम तो अपनी बेटी को किसी गरीब घर में दे देंगे, कम से कम वो खुश तो रहेगी। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की बातों के कारण हम अपनी बेटी का जीवन नर्क बना दें। पैसे के लालची लोग हैं वो, वहाँ खुश नहीं रह सकेगी हमारी बेटी। कमला जी ने रामेश्वर जी को समझाते हुए कहा, तुम ज्यादा ज्ञान मत दो, जाकर अपना काम करो। तुम ही घर की मालिक बनना चाहती हो क्या? जाकर अपना काम करो, घर की बदनामी करवाना चाहती हो? कमला जी की सास ने कड़कती हुई आवाज में कहा, जी माँ जी, मैं क्यों ऐसा चाहूंगी? कमला जी ने डरते हुए कहा, जवान चलाती है मुझसे? सास ने फिर कहा। रामेश्वर ने जैसे ये सब सुना तो उन्होंने कमला जी को आंखें दिखाते आंखों से ही जाने का इशारा किया, जिससे कमला जी अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। हाँ बता, क्या बात है रामेश्वर? गौरी की दादी ने पूछा तो रामेश्वर जी ने गौरी के ससुराल में हुई घटना गौरी की दादी को बता दी। अरे तो इसमें घबराने की क्या जरूरत है? इकलौता लड़का है, उसका तो इतनी मांग क्यों, कोई ज्यादा नहीं है। ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा फिर हमें। अगर ये रिश्ता तोड़ दिया तो तुम जानते भी हो कि कितनी बदनामी होगी हमारी और तेरे बेटे की शादी होना भी मुश्किल हो जाएगा। गौरी की दादी ने रौब जमाते हुए कहा, वो सब तो सही है पर माँ, अगर वो गलत हुए तो अगर हमारी गौरी परेशान रही तो फिर क्या होगा? रामेश्वर जी ने अपनी मन की बात बताते हुए कहा, परेशान कोई नहीं होता, जो कर्म में लिखा है उसे फिर कोई नहीं मिटा सकता है। दादी ने अपनी पुरानी रीत के हिसाब से रिश्ता तोड़ने को मना कर दिया और अपनी औरत से सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी ही तो औरतें घर बिगाड़ती है। कमला जी ने जब ये शब्द सुने तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। रामेश्वर जी भी अपनी माँ की कही बात मान गए। धीरे धीरे हल्दी मेहंदी की रस्मों के साथ विदाई का दिन भी आ गया। जब लड़की की विदाई का समय आया तो उसने भी कैलाश जी की एक और मांग शुरू हो गई कि लड़की की विदाई तब होगी जब लड़की को दहेज में मोटरसाइकिल देनी होगी, नहीं तो अपनी लड़की को घर में ही बिठा कर रखे। रामेश्वर जी ने और ज्यादा कर्ज दिया, उनकी मांग पूरी की। गौरी की विदाई हो गई। जिसको इतने नाजों से पाला उसको आज इन्हीं हाथों ने किसी और को सौंप दिया। गौरी की विदाई पर रामेश्वर जी बहुत रोए। वो ऐसे घर में गई है जिस पर उन्हें नाच तो बहुत था पर अब शंका के अलावा कुछ नहीं था। विदाई पर सारी बहनें और माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था, पर अब विदाई के बाद एक सूनापन सा छा गया। लड़की की विदाई के बाद सब मेहमान धीरे धीरे जाने लगे। इधर गौरी का ससुराल में आगमन हो चुका था। फूलों से सजी डोली में बैठी गौरी को बच्चे बड़े ही गौर से देख रहे थे
और बड़े खुश हो रहे थे। गौरी के ससुराल में आज बहुत ही खुशी छाई हुई थी, बहुत ही सजावट थी। आज गौरी के ससुराल में सभी बहुत खुश थे। घर में नई बहू आने पर गौरी की सारी ननद ने बड़े ही खुशी से गौरी का स्वागत किया। औरतों में आपस में कानाफूसी हो रही थी। एक औरत ने गौरी की सास रमाजी से कहा, बहन, बहू तो बहुत सुंदर है। रमाजी बोली, अरे सुंदर क्यों ना होगी, बिना दहेज की आई है, अकेला लड़का है, फिर भी कुछ नहीं मिला, लड़का लूट लिया, लड़की ही तो सुंदर है। सारी ननद ने गौरी को बहुत ही सम्मान से डोली से उतारा और घर के अंदर ले जाने के लिए दरवाजे पर ले आई। तभी सास एक थाली में थोड़ी रोली, थोड़े चावल, कुछ बर्फी और एक जलता हुआ दीपक रखकर गौरी और जय दोनों की आरती उतारी और दरवाजे पर एक चावल का भरा छोटा सा कलश रखा, जिसमें सास ने गौरी को पैर लगाने को कहा। गौरी ने घर के अंदर गृह प्रवेश करते समय उस कलश से पैर लगाया और घर के अंदर चली गई। गृह प्रवेश होने के बाद जैसे बना पल्लू छोड़ दिया और जय वहां से चला गया। गौरी को बहुत सी औरतों ने घेर लिया। कोई गौरी को अच्छा बताता, कोई कहता कि लड़का लूट लिया। सबकी अपनी अपनी बातें थी, पर गौरी की सास तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। जैसे ही घर में बहू आ गई तो सबसे पहले जो रिश्तेदार दूर के थे उन्हें जाने की जल्दी थी, तो सबसे पहले मुंह दिखाई की रस्म रखी गई। सबने गौरी का पल्लू हटाया और सबने एक शब्द कहा कि लड़की बहुत सुंदर है। इतना तो जय भी सुंदर नहीं है। ये बात रमा जी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि उनके बेटे को कम सुंदर बताया जा रहा है, तो वह औरतों के बीच में झट से बोल पड़ी, हमारा लड़का क्या कम सुंदर है? फिर अकेला लड़का मिल गया, ये कम है? दिया लेकर ढूंढता इसका बाप, फिर भी ऐसा लड़का नहीं मिलता। पहले दिन यही बातें चलती रही। ससुराल में गौरी को सबकी बातें सुन सुनकर रोना आ रहा था, पर सास ने या ननद ने गौरी से कुछ नहीं कहा। बस गौरी इसी बात से खुश थी। सभी ने भाभी को बहुत ही डांट लड़ाया। सास गौरी के आगे पीछे घूमती रही, सर पर हाथ फेरती रही। गौरी के लिए नाश्ता मंगाया, नाश्ते के बाद खाना खाया। रात में औरतों का संगीत डांस हुआ, जिसमें गौरी ने इतनी अच्छी ढोलक बजाई कि सभी जो आस पास की औरतें आई थी उनका दिल जीत लिया। गाना और बजाने में दोनों में ही गौरी ने सभी को फेल कर दिया। जब गौरी की डांस की बारी आई तो सबसे अच्छा डांस गौरी ने ही किया। सभी एक दूसरे से कहने लगे कि बहू बहुत ही चतुर है। रमा जी खुशी से फूले नहीं समा रही थी कि उसकी बहू इतनी सुंदर और चतुर है। गौरी की सब औरतें बहुत ही तारीफ कर रही थी। संगीत के बाद सोने का वक्त हो गया। गौरी ननद के पास में ही सोई। सभी ननद और भाभी में रात भर बातें होती रही। सबसे छोटी ननद बहुत छोटी थी। वो कहने लगी कि भाभी के पास में ही सोऊंगी। सुबह गौरी सबसे पहले उठ गई, सास बाद में उठी और गौरी को जागता देख उसे बहुत ही खुशी हुई और बनावटी खुशी दिखाते हुए कहने लगी कि इतनी सुबह क्यों जग गई बेटी, थोड़ा और आराम कर लेती। नहीं मम्मी जी, मैं सोती रहूं और आप जागकर काम करें, ये अच्छी बात नहीं है, गौरी ने अपनी सास से कहा। गौरी एक संस्कारी लड़की थी। गौरी शादी के बाद रस्मों के हिसाब से केवल 5 दिन के लिए आई थी। आज उसका पहला दिन हो चुका था। दूसरे दिन जब गौरी जल्दी उठ गई तो सभी उसकी बहुत तारीफ करते हैं। गौरी काम में थोड़ी मदद करना चाहती भी थी, पर सास ने ये कहकर मना कर दिया कि नई बहू काम नहीं किया करती। रमा जी ने कहा कि पहले पग फेरे हो जाए, उसके बाद सारा काम तुझे ही करना है, कहकर सास अपने कामों में लग गई। जब तक दिन के 12 बज चुके थे, गौरी के आसपास बड़ी ही चहल पहल थी, पर उसके मन में एक उलझन थी कि उसने अभी तक जय को नहीं देखा कि कैसा लगता है, देखने में उसका पति कैसा है। गौरी सोच ही रही थी कि तभी जय कमरे में आ जाता है। गौरी को होती आहट से एहसास हो जाता है कि जय कमरे में आया है, पर जय खुद इतना शर्मीला था कि उसने गौरी की तरफ चेहरा भी नहीं किया। कमरे से कुछ लेने आया था, उसे वो लेकर वापस चला गया। पल भर में गौरी को ऐसा लगा
कि जैसे उसकी जान ही अटक गई हो। जय के जाने के बाद गौरी की जान में जान आई। दोपहर से शाम हो गई। शाम को गठबंधन की रस्म रखी गई। एक पीतल की कढ़ाई में हल्दी का पानी रख दिया गया। पहले तो उस पानी में एक अंगूठी डाल दी गई। उस रस्म में ये शर्त होती है कि जो सबसे पहले अंगूठी ढूंढ लेगा दूसरा उसी की बात जीवन भर मानता है। दोनों ने अंगूठी ढूंढना शुरू किया, जिसमें जय को सबसे पहले अंगूठी मिल गई। इसका मतलब गौरी शर्त हार गई। उसकी हारने पर सभी ननद बहुत खुश हुई। खुशी से बोली कि अब तो भाभी को भैया की हर बात माननी पड़ेगी। ननद की बात सुनकर गौरी मन में कहने लगी कि मैं तो वैसे भी इनकी हर बात मानूंगी। गठबंधन छोड़ने की रस्म बहन ने की, जिसमें ननद को भाभी नेक देती है, तो ननद ने थोड़े बहुत पैसे लेने से मना कर दिया, पर गौरी ने उसके मुंह मांगे पैसे उसे दे दिए। गठबंधन के बाद कंगन खोलने की रस्म शुरू हुई। इसमें भी ऐसा ही होता है कि जो सबसे पहले एक दूसरे का कंगन खोल लेता है दूसरे को उसकी बात माननी पड़ती है। इस रस्म में भी गौरी हार गई। शुरू से लेकर जितनी भी रस्में हुई गौरी सब में हार गई। रस्म होने के बाद रात का समय आया, जिसमें भजन हुए। आसपास की औरतें आई हुई थी। गौरी ने ऐसे भजन गाए कि सारी औरतें मुंह ताकती रह गई। फिर बहुत सी औरतें ये कहने लगी कि लड़की गरीब घर से है पर चतुर बहुत है। पैसा नहीं मिला तो क्या हुआ, इतनी चतुर बहू तो मिल गई। जब भजन खत्म हुए तो सारी औरतें अपने अपने घर चली गई और खाने का प्रोग्राम शुरू हुआ। गौरी तो चुपचाप शर्म के मारे एक कोने में बैठी रही। नद ने गौरी को खाना परोसा और खुद ने भी खाया। सोने का समय हो गया, सभी सो गए। गौरी ननद के पास सो गई। अगली सुबह फिर से गौरी जल्दी जाग गई। दूसरे दिन गौरी जल्दी जाग जाती है। उसकी सास आती है और कहती है कि बेटा जल्दी नहा लेना, आज तुमको कुल देवी की पूजा करने जाना है। जी मम्मी जी, गौरी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। सास वहां से कहकर चली गई। गौरी ने उस दिन मायके से लाई हुई साड़ी पहनी। लाल कलर की साड़ी में गौरी आज बहुत सुंदर लग रही थी। मांग में लाल सिंदूर तो चांद के समान लग रहा था। हाथों में चूड़ा गजब भी ढा रहा था। गौरी श्रृंगार ही कर रही थी कि तभी उसकी ननद आ गई। वाह भाभी, क्या लग रही हो आप, बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही हो अब। ननद की बात सुनकर गौरी शर्मा जाती है। गौरी तैयार हो जाती है। तभी ननद उसे कुलदेवी के पास पूजा करने ले जाती है। पूजा करने के बाद कुछ रस्में थी जो घर की बहू को निभानी होती थी। गौरी ने वो भी पूरी की। तीसरा दिन भी ऐसे तैसे निकल गया। चौथे दिन गौरी का कमरा फूलों से सजाया गया था। सुबह से शाम हो गई थी। रात होते ही ननद गौरी को सजे हुए कमरे में बैठाई। घूंघट में बैठी गौरी सोच रही थी कि रोज तो सबके साथ बैठी रहती थी मैं, पर आज सुनसान कमरे में क्यों बैठा दिया है। रात के करीब 10 बज गए थे। अचानक से कमरे में किसी की आहट की आवाज सुनाई दी। गौरी आवाज सुनकर एकदम चौंक गई। उसने थोड़ा पल्लू ऊपर करके देखा तो कमरे में कोई पुरुष था। ये पुरुष कोई और नहीं, उसका पति था। अब तो गौरी की डर से ऐसी हालत हो गई थी कि ना तो मुंह से कुछ निकल रहा था, ना कहते कुछ बन रहा था। जय सीधा पलंग पर आकर बैठ गया था। जैसे ही जय पलंग पर आकर बैठा, गौरी ने उसे हल्दी वाला दूध दे दिया जो ननद ने देने को कहा था। जय ने दूध पिया और दोनों में बातें होने लगी। दोनों को बातें करते हुए सारी रात कब निकल गई पता ही नहीं चला। दूसरे दिन भी वैसा ही हुआ जैसा कि पहले दिन हुआ था। गौरी कमरे में बैठी थी और जय कमरे में आ गया। इस बार गौरी कुछ कहती इससे पहले जय ने कमरे की लाइट बुझा दी। गौरी को समझ पाती तब तक जय के आगोश में समा चुकी थी। जब अगली सुबह जब गौरी सोकर उठी तो देर हो चुकी थी। दोपहर में उसका भाई लेने आ गया। सास ने गौरी को तैयार होने को कहा। गौरी मायके जाने की खुशी में अपना दर्द भी भूल गई थी। उसने अपने कपड़े एक बैग में रखे और जेवर अलमारी में ही रख दिए
और अलमारी की चाबी अलमारी के ऊपर ही रख दी और अपने भाई के साथ मायके आ गई। मायके में माँ बहन बड़ी आस से गौरी के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे गौरी ससुराल से आई, सबसे पहले माँ ने गले लगाया। सबने गौरी के ससुराल वालों के बारे में पूछा कि कैसे हैं सभी लोग। तो गौरी ने अपने ससुराल वालों की बहुत तारीफ की। गौरी की बातों से गौरी की माँ निश्चित हो गई थी। उनको लगा कि जैसा वो सोच रही थी ऐसा कुछ भी नहीं है, अच्छे लोग हैं वो तो। मेरी गौरी खुश रहे बस, और मुझे क्या चाहिए। गौरी अपने मायके आई तो खुशी से झूम उठी। गौरी के घर वाले भी बहुत खुश थे। गौरी ने अपने परिवार में ससुराल वालों की तारीफ इतनी की थी कि घर वालों की मन की चिंता जाती रही। गौरी के साथ जो भी हुआ ससुराल में, गौरी ने अपनी बहनों से सब कुछ शेयर किया। गौरी की सास ने गौरी के लिए कुछ पैसे दिए थे। बहुत प्यार से कहा कि अपना ख्याल रखना। कुछ दिन गौरी अपने मायके रही। फिर वो दिन आ गया जिस दिन गौरी की विदा हो रही थी। जय गौरी को लेने गौरी के घर पहुंच गया। गौरी की विदाई के समय भी वही हाल हो गया, घर का जो पहली बार विदाई में हुआ था। रोते रोते गौरी अपने ससुराल आ गई। अब ससुराल में पहुंचते ही गौरी घर के काम में भी हाथ बटाने लगी थी। हाथ बटाने के साथ साथ रमा जी ने घर वालों की सारी जिम्मेदारी गौरी को सौंप दी। केवल काम की जिम्मेदारी के अलावा गौरी को अपने घर में इतना भी हक नहीं कि अपनी मर्जी से वो कुछ उठा सके। एक दिन गौरी की सास ने गौरी से पहनने के लिए सोने का हार मांगा। गौरी ने अलमारी की चाबी दे दी और कहा, मम्मी जी, अलमारी के अंदर वाले दराज में रखा है, निकाल लीजिए। तू निकाल कर नहीं दे सकती है, खुद दे दे निकाल कर, रमा जी ने कहा। जी मम्मी जी। गौरी ने अलमारी की चाबी दी और अलमारी खोली तो उसमें एक भी जेवर नहीं था। गौरी घबराई सी आकर रमा जी से बोली, मम्मी, इसमें तो कुछ भी नहीं है, मैं तो यही रख कर गई थी। तो तुझे क्या लगता है मैंने दे लिए? अगर यहाँ रखी गई थी तो कहाँ गए गहने? रमा जी के इतना कहते ही गौरी जोर जोर से रोते हुए कहने लगी, मम्मी जी, मुझे नहीं पता कहाँ गए गहने, मैंने तो यहीं रखे थे। अपने मायके देकर आ गई है जेवर और कहती है कि यहीं रखे थे। तेरे बाप के पास तो वैसे भी कुछ नहीं था, वो तो हम थे कि हमने शादी कर ली और तू जेवर ही दे आई मायके में। रमा जी के मुंह से ऐसे शब्द गौरी के कानों में किसी कांटे की तरह चुभ रहे थे, पर रोते रोते उसने एक ही बात कही, नहीं मम्मी जी, मेरे पापा गरीब जरूर हैं पर उन्हें किसी के पैसे की जरूरत नहीं है। मैंने जेवर अपने मायके में नहीं दिए मम्मी जी, मेरा विश्वास करो, मैं चाबी अलमारी के ऊपर ही रख कर गई थी। ऐसे नहीं बताएगी तू? आने दे जय को, तब तुझे देखती हूँ। रमा जी के शब्दों ने गौरी के दिल की भावना को तार तार कर दिया था और वह बहुत रोई। उसने अपनी सास को बहुत समझाया पर उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। शाम को पूरा काम निपटाकर गौरी अपने कमरे में ही गई। तभी जय आ गया था। घर में जय के आते ही रमा जी हंगामा शुरू कर दिया, देख, तेरी बहू के जेवर गायब है, न जाने किसको दे आई है, और हमसे कह रही है कि मैं यही रख कर गई थी। हम पर इल्जाम लगा रही है तेरी बीवी। रमा जी ने जैसे चिल्लाते हुए कहा, माँ, देख लो, यही कहीं रखे होंगे, आपने यही से देख लिया। जय ने अपनी माँ से कहा, तेरे कहने का क्या मतलब है? मैं झूठ बोल रही हूँ? तू तो जोरों का गुलाम हो गया है। अगर जेवर तेरी बहू ने मायके में नहीं दिए तो कहाँ गए? तू ये कहना चाहता है कि मेरी बेटियों ने चुरा लिए हैं जेवर? रमा जी ने गुस्सा होते हुए जैसे कहा, नहीं माँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि क्या पता वही हूँ, अगर नहीं है तो मैं पूछता हूँ अभी। जय कमरे में आया और गौरी से पूछने लगा, जेवर कहाँ है? जी मुझे नहीं पता, जब मैं घर गई थी तब तो यही थे, पर लौट कर आई तब मुझे अलमारी में भी नहीं मिले। गौरी ने रोते रोते कहा, तू कहना क्या चाहती है? मेरी माँ ने जेवर ले लिए? अजी मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो ये बोल रही हूँ कि मुझे नहीं पता, गौरी ने कहा। गौरी की बात सुनकर जय ने गौरी को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया।
मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता, गौरी ने फिर रोते कहा। जब जय ने गौरी को मारा तब रमा जी देख रही थी। गौरी को मार खाता हुआ देखकर बोली, और मार इसे, नीच घर से आई है ये, कुछ देखा तो है नहीं, बाप भी ना जाने कैसा है जो जेवर रख लिए। अपनी माँ के कहने पर जय ने गौरी को बहुत मारा, इतना मारा कि गौरी के हाथों और पीठ पर नीले निशान पड़ गए। गौरी तो सिर्फ एक कोने में बैठी रोती रही। जय मारने के बाद खुद को खाना खाने लगा और गौरी को रोता हुआ छोड़ दिया। वहीं तभी जय खाना खाने के बाद खुद सोने चला गया। रमा जी अपने पति से कहने लगी, इसे कल मायके छोड़कर आना और इसके बाप से कहना कि जेवर बनवा के दे या अपनी बेटी को अपने घर बिठाए। अरे भाग्यवान, तुम कैसी बातें कर रही हो? जेवर खो गए तो खो जाने दो, बहू से बढ़कर है क्या? बहू से खाने की तो पूछ लेती, उसे भी तो भूख लगी होगी। कैलाश जी ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, तुम ना शांत रहो, ज्यादा तरफदारी आ रही है अपनी बहू की, तो तुम भी चलो, जाना उसे के साथ। रमा जी ने गुस्से में कहा और उठकर चली गई वहां से। जैसे ही वो गौरी के कमरे के आगे गुजरी तो उसने देखा कि बड़ी बेटी गौरी को खाना दे रही थी। रीना, तेरी हिम्मत कैसी हुई इसे खाना देने की? या सारी रात भूखी ही रहेगी? चल तू यहाँ से। मम्मी, भाभी को भी तो भूख लगी होगी, रीना ने कहा। तू चल रही है कि नहीं, भाभी की बच्ची? रमा जी अपनी बड़ी बेटी को वहां से खींच कर ले गई। गौरी के कमरे का दरवाजा लगाकर चली गई। सारी रात बंद कमरे में गौरी सिसकती रही। सारा घर खाना खाकर सो गया। गौरी बंद कमरे में भूखी रही। रमा जी के आगे घर में किसी की नहीं चलती थी। दूसरे दिन सुबह कैलाश जी गौरी के घर छोड़ आए। ऐसे अचानक गौरी को मायके में देख घर वाले को बहुत ही अजीब लगा। घर में गौरी के पिताजी ने कैलाश जी का स्वागत किया। तभी कैलाश जी बोले, स्वागत बाद में करना, पहले आपकी बेटी जो जेवर लेकर आई है वो हमें वापस चाहिए। जेवर का नाम सुनते ही रामेश्वर जी को बड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा, समधी जी, कौन सी जेवर की बात कर रहे हैं आप? ज्यादा भोले मत बनिए आप। आपकी बेटी ने जेवर गायब कर दिए, वह जेवर लेकर तो आपके यहाँ ही आई होगी ना? कैलाश जी ने कहा, जी नहीं समधी जी, हम लड़की वाले हैं तो हमें तो अपनी बेटी की खुशियां चाहिए, हम क्यों लेंगे अपनी बेटी के जेवर? कैलाश जी अपनी पत्नी के कहने पर गौरी को उसके मायके छोड़कर चले जाते हैं। गौरी की माँ गौरी से पूछती है कि कहाँ गए जेवर? जब तुम यहाँ आई थी तब तो लेके नहीं आई थी, पर कहाँ गए जेवर? बता, कहाँ है? गौरी की माँ ने पूछा। माँ, मुझे सच में नहीं पता, जब मैं यहाँ आई थी तब सब वहीं रख कर आई थी, पर ना जाने किसने ले लिए जेवर। मेरी सास कह रही है कि मैं यहाँ देकर आई हूँ। मम्मी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ गए जेवर। गौरी ने अपनी माँ के आगे रोते हुए कहा। गौरी की माँ को विश्वास था अपनी बेटी पर। गौरी को अपने पीहर अपने घर आए हुए बहुत समय बीत गया। रामेश्वर जी ने सोचा कि कभी जब जेवर मिल जाएंगे तब तो लेने आएंगे ही। समय अपनी रफ्तार से निकलता रहा पर गौरी को लेने कोई नहीं आया। गौरी को उम्मीद थी कि जय लेने आएगा, पर कोई लेने नहीं आया। कुछ समय बाद रामेश्वर जी ने पंचायत रखी। इसमें न्याय से हुआ कि आधे जेवर कैलाश जी बनवाएंगे और आधे जेवर रामेश्वर जी बनवाएंगे। लड़की के पिता थे रामेश्वर जी, इसलिए उनको झुकना पड़ा, पर इस बीच हुई घटना से समझ चुके थे कि उन्होंने रिश्ता गलत घर में कर दिया है। उससे अच्छा तो उनकी 4 और लड़कियां हैं। वो गरीब बेशक हैं पर सुखी हैं। उनकी भाई की भी बेटी गरीब घर में थी, उनके बेशक 6 लड़के थे, पर मेरी भतीजी खुश तो है। रिश्ता तो मेरी बेटी के लिए आया था, पर मैंने अपनी बेटी का नसीब जान मानकर फोड़ दिया। मैं तो बाप कहलाने भी लायक नहीं हूँ। रामेश्वर जी ने दुखी होते हुए अपनी पत्नी से कहा, अब ऐसा क्यों सोचते हैं? सब हमारी बिटिया का भाग्य है। वैसे भी अब तो आपने आधे जेवर बनवाने के लिए कह दिया है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। रामेश्वर जी ने न्याय के मुताबिक आधे जेवर बनवा दिए। गौरी के ससुराल में जेवर सहित गौरी को छोड़ाए। कुछ दिन तब तक
सब ठीक रहा। फिर रमा जी हर बात पर गौरी को ताने मारती थी कि जेवर खुद ने गायब कर दिए और तेरे बनवाने के लिए इन्होंने जो कर्ज लिया है उसको कौन उतारेगा। एक बार गौरी ने शांत भाव से कहा, मम्मी जी, जितना भी कर्जा लिया है पापा ने मैं उतार दूंगी। तो इस घर में गौरी की सास ने कहा, तो कैसे उतारेगी। सास के ऐसे शब्द बोलने पर भी गौरी चुपचाप कहती है कि मम्मी, मैं कोट पैंट की सिलाई बहुत अच्छी कर लेती हूँ और मुझे दरी बनाना भी आता है। मैं दिन रात मेहनत करके पापा का सारा कर्ज खत्म कर दूंगी, चिंता मत कीजिए आप। गौरी ने विनम्र भाव से कहा, हाँ तो मुझ पर कौन सा एहसान करेगी, तूने ही तो जेवर गायब किए हैं। कहकर रमा जी वहां से चली गई। गौरी ने दिन रात मेहनत की, कोट पैंट की सिलाई और दरी बनाना शुरू कर दिया। सुबह शाम घर के काम से जितना भी टाइम मिलता गौरी कोट पैंट की सिलाई करती। जय को गौरी से कोई मतलब नहीं रह गया था। गौरी दिन रात काम करती थी, सो भी नहीं पाती थी। गौरी बीमार रहने लगी थी, फिर भी काम करती थी। उसने सारा कर्ज मिटाने के लिए सारे पैसे अपनी सास को देती रही। अब तो गौरी को मोहल्ले में सब जानने लगे थे। इसकी बनाई हुई दरी और कोट पैंट का नाम बहुत हो गया था। हर कोई गौरी की तारीफ करता था। जैसी ज्यादा आमदनी गौरी की हो गई थी, अब रमाजी पर यह नहीं देखा जा रहा था कि गौरी की तारीफ हो रही है। उसने गौरी को पागल साबित करने के लिए हर तरफ उसकी बुराई शुरू कर दी कि मेरी बहू तो पागल है, अच्छे से काम भी नहीं करना आता है उसे। जानता तो सारा मोहल्ला था कि गलती किसकी है, पर शायद मुंह पर कोई कुछ कहता नहीं था। पर रमा जी समझ चुकी थी कि ऐसे कोई नहीं मानेगा। तब रमा जी ने अपनी मन की जलन मिटाने के लिए गौरी को करंट के शॉट लगवा दिए। और फिर गौरी पागल तो नहीं हुई, पर उसका माइंड डिस्टर्ब हो गया। रमा जी का इससे भी मन नहीं भरा तो उसने जय को गौरी के पास जाने से मना कर दिया और जय ने अपनी माँ की हर बात मानी। पर जब भी उसे गौरी की जरूरत पड़ती तो वो गौरी के पास जाता। उसने एक बार भी नहीं देखा कि गौरी की जिंदगी क्या है, क्या हो गई है। जब गौरी का माइंड डिस्टर्ब हो गया तो ननद और ससुर सास उसे सब पागल बुलाने लगे। अब मोहल्ले वालों को भी ये पता चल गया था कि इनकी बहू पागल हो गई है। कैलाश जी भी गौरी को उसके मायके से कहकर छोड़ आए कि आपने पागल लड़की हमारे पल्ले बांध दी है। इतना कुछ हुआ गौरी के साथ, पर मायके वालों को गौरी ने एक बार भी कुछ नहीं बताया। वो खुद ही कैलाश जी जब घर छोड़ने गए तो सब पता चल गया। गौरी की ऐसी हालत देख माँ का कलेजा फट गया, पर वो खुद मजबूर थी, कुछ नहीं कर सकती थी। गरीब होने के कारण मायके वालों ने गौरी के ससुराल वालों से कुछ नहीं कहा। कैलाश जी गौरी को छोड़कर अपने घर वापस चले गए। गौरी के ससुराल वालों का यही कहना था कि गौरी पागल हो चुकी थी। गौरी के घर वाले दिल पर पत्थर रख कर रह गए। अगर वो पुलिस में कहते हैं तो उसमें भी पैसा खर्च होता, और इतना पैसा उनके पास नहीं था। गौरी की शादी का कर्ज पहले से ही था और गौरी के ससुराल वालों के पास पैसा था, वह उनकी बराबरी कर सके। इतनी रामेश्वर जी की हैसियत नहीं थी। किसी ने गौरी के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। गौरी अपने मायके में ही रही। सबने कह दिया बेचारी की किस्मत ही ऐसी है, जो नसीब में लिखा था वो हो गया। गौरी का 1 साल मायके में ही बीत गया। फिर एक दिन कैलाश जी गौरी को लेने आ गए क्योंकि उनकी बड़ी बेटी की शादी आ गई। मायके वालों ने खुशी खुशी गौरी को ससुराल भेज दिया। कैलाश जी के साथ गौरी दोबारा अपने ससुराल में आ गई। गौरी दिन भर काम करती रहती और शादी में गीत संगीत होता तो गौरी की सास गौरी को कभी गाने नहीं देती थी, न दूसरी औरतों के सामने आने देती, बस काम में ही लगाए रहती। रमा जी गौरी को जैसे भी नहीं मिलने देती थी। गौरी अपने पति से बहुत ही प्रेम करती थी। वो सिर्फ उसे देखने मात्र से ही खुश थी। शादी के बीच में गीत संगीत में एक औरत ने गौरी से नाचने के लिए बोल दिया। सास ने तो गौरी को बहुत रोका, पर वो औरत जबरदस्ती ले गई। जैसे उसने नाचना शुरू किया उसने माता का रूप ले लिया। गौरी के शरीर में बचपन से ही माता का वास था। वो बहुत ही पूजा करती थी। जब माता ने गौरी के शरीर में प्रवेश किया तो एक औरत ने
अपने घर की समस्या का निवारण पूछा तो माता ने सब कुछ सच सच बता दिया। फिर क्या था, एक एक करके सभी ने अपनी समस्या का निवारण पूछा। तभी एक ननद ने गौरी बनी माता से पूछा कि भाभी के जेवर खो गए, वह किसने लिए और कहाँ गए? माता ने गुस्से में कहा कि वो तेरी माँ और पिता ने मिलकर चुराए हैं। ननद ने अपनी माँ का मुंह देखा, जिसे रमा जी बोली, मैंने क्यों चुराए होंगे? इस पर माता नहीं है, ये माता बनने का दिखावा कर रही है, कहकर रमा जी अनाप शनाप बकने लगी। जिस पर माता क्रोधित होकर बोली, सुन, मैं तो जा रही हूं, पर तेरी हरकतों से तेरा वंश कभी नहीं बढ़ेगा। कहकर माता तो चली गई। गौरी ने अपने बालों को बांधा। अब सबकी निगाहें रमा जी को देख रही थी। अब सभी जान चुके थे कि गहने गौरी की सास ने चुराए थे और इल्जाम गौरी के मायके बालों पर डाल दिया था। धीरे धीरे गौरी की ननद की शादी की सभी रस्मों को शादी हो गई। शादी होने के बाद जय फिर गौरी को उसके मायके छोड़ आया। गौरी की जिंदगी दो पहलुओं में बट गई थी। अब अगर गौरी एक बार मायके आ जाती तो ससुराल में कोई लेने नहीं आता, और अगर ससुराल में आ जाती है तो मायके से कोई लेने नहीं आता। सास केवल गौरी को अपनी बेटियों की शादी में काम के लिए बुलाती, 2 महीने रहने के बाद उसके मायके भेज देती, और मायके वाले भी जब तक मन करता साथ रखते और मन ना करता तो ससुराल छोड़ देते। गौरी का दिमाग डिस्टर्ब होने की वजह से ना वो किसी से कुछ कह पाती, जैसा भी उसके साथ बर्ताव होता चुपचाप सहती रहती। गौरी की जिंदगी शादी के बाद बद से बदतर हो गई। गौरी की शादी को समय के 10 साल हो गए थे, पर कोई बच्चा नहीं हुआ था। तब गौरी की 5 ननद की शादी हो गई थी। कुछ दिन मायके में रहती है गौरी तो कुछ दिन ससुराल में। 2 पहलू में बढ़ गई थी गौरी की जिंदगी। मायके में भी गौरी की भाभी परेशान करती और ससुराल में सास। गौरी भूल गई थी कि सुख क्या होता जाए। जो उससे जैसा कह देता वो वैसा ही करती। जब भी अपनी माँ के कहने पर चलता था वही बात मानता जो उसकी माँ कहती। वो गौरी की तकलीफ कभी नहीं समझता। गौरी जब तक अपने मायके में रही तब तक ही खुश रही। उसके बाद तो उसकी जिंदगी दहेज के लालची लोगों ने नर्क से बदतर कर दी थी। गौरी के साथ जय की भी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। पर अपनी माँ की हर बात मानने के चक्कर में जय भी कभी बच्चों का सुख नहीं पा सका। ना कैलाश जी कभी पोते का मुंह देख पाए। पर रमा जी तो अपनी बेटियों के बच्चों को ही अपना वंश मानती थी। उसे गौरी के दुखों से कोई मतलब नहीं था। गौरी की जिंदगी बस एक जुल्म के अलावा कुछ नहीं रह गई। वो हंसा तो भूल ही गई थी। वो तो केवल कुछ हार्ड बांस से बने शरीर में एक जान बाकी रह गई थी जो मरने के इंतजार में है। इंसान जिंदगी में कभी कभी ऐसे भी मोड़ पर आ जाता है कि कुछ समझ ही नहीं आता कि गलत क्या है और सही क्या है। गौरी जो कि एक भोली भाली लड़की थी, चतुर भी थी बहुत। कभी ज्यादा समझदार और चतुर होना भी मुश्किल में डाल देता है। कभी हमारे अपने ही हमारे दुश्मन बन जाते हैं। ऐसा ही हुआ गौरी के साथ भी। उसके पति ने ही उसका साथ नहीं दिया। सास जिसे माँ का दर्जा दिया जाता था उसी ने गौरी के साथ साथ अपने बेटे की जिंदगी खराब कर दी। रमा जी से अपनी बहू की तरक्की नहीं देखी गई। उसे लगा कि अगर गौरी के मोहल्ले में नाम हो गया तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी। झूठी साख की वजह से रमा जी ने अपना घर बर्बाद कर लिया। समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने साख के चक्कर में अपनों की ही बलि दे देते हैं। रमा जी ने जो किया उससे उसका वंश तक नहीं बढ़ सका तथा बदनाम भी हुई। गौरी एक भोली भाली लड़की थी जिसकी जिंदगी कुछ गहरों से शुरू हुई और मौत की कगार पर आकर खत्म हो रही थी। कुछ समय ऐसे ही बीत रहा था कि एक दिन गौरी के फूफा, जिसने गौरी की शादी के लिए लड़का बताया था, गौरी के पीहर आए। गौरी उस समय पीहर में ही थी। गौरी की हालत देखकर उनके पैरों तले जमीन निकल गई। रामपाल जी ने रामेश्वर जी से गौरी के इस हाल के बारे में पूछा तो रामेश्वर जी ने गौरी पर हुए सभी अत्याचारों के बारे में रामपाल जी को विस्तार से बताया। रामपाल जी को जब सारी बात पता चली तो उन्होंने रामेश्वर जी को बहुत खरी खोटी सुनाई और गौरी के ससुराल वालों की शिकायत पुलिस में करने को कहा। रामपाल जी
रामेश्वर जी को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे और गौरी पर हुए सारे अत्याचारों की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने गौरी की ससुराल से गौरी की सास ससुर और उसके पति को पुलिस स्टेशन बुलाकर सख्ती से पूछताछ की तो गौरी की सास ने गहने छुपाने का जुर्म कबूल कर लिया और रामेश्वर जी से माफी मांगने लगी। रामपाल जी ने कहा, माफी मांगनी है तो गौरी से मांगो, अगर वो तुमको माफ कर देगी तो हम भी माफ कर देंगे। जब गौरी की सास ने गौरी से माफी मांगनी चाहिए तो गौरी ने उन तीनों में से किसी को माफ नहीं किया तो पुलिस इंस्पेक्टर ने उनको जेल भेज दिया। वह तीनों ने जेल चले गए, पर गौरी का क्या? गौरी केवल तकदीर का मोहरा बनकर रह गई थी। गौरी ने बहुत कोशिश की ससुराल को अपना बनाने की भी, पर मुकद्दर कहाँ लिखा वो ना मिटा सकी। जिस जिंदगी के सपने सजाए थे गौरी ने, उसे उनमें से आधी खुशियां भी नसीब नहीं हुई। जिसे पति बनाकर देवता समझ बैठी थी गौरी, वो ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। गौरी बेशक जैसे बहुत प्रेम करती थी, पर प्रेम कभी एक तरफा नहीं निभाया जा सकता है, और निभाया भी जाए तो कब तक। गौरी अपने दिन ऐसे तैसे काट रही थी। पर कितनी अजीब बात है ना, हमारे समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो सिर्फ औरत को भी गलत मानते हैं। औरत अपने पति के घर को अपना घर समझकर सब कुछ निछावर कर देती है, फिर भी पुरुष यही कहता है कि किया ही क्या है। रमा जी की जलन ने गौरी की जिंदगी बर्बाद कर दी। रमा जी को लगता था कि अगर ये ज्यादा कमाई करने लगी है तो कहीं आगे जाकर मेरे बेटे को मुझसे दूर ना कर दे। शायद उसे अपनी परवरिश पर ही भरोसा ही नहीं था। गौरी इतनी चतुर होते हुए भी हार गई। जो पिता सबसे ज्यादा जिस बेटी को चाहता था, उसी ने उसकी ही जिंदगी खराब कर दी। जानबूझकर नहीं की, पर खराब तो हो गई थी ना। एक कदम अगर बेटी की जिंदगी संवारने में लगाया होता तो जिंदगी सुधर जाती, पर नहीं। अगर कभी उस बेटी के दर्द को सुना होता तब महसूस होता कि वो बेटी कितने दर्द में थी। पर बेटी को विदा करने तक माता पिता का फर्ज रहता है। शायद उसके बाद उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। माँ बाप जो योगदान लड़की को पालने में देते, वो लड़की को पालने में भी देती होंगी। फिर शादी के बाद वो जिम्मेदारियों से मुक्त कैसे हो जाते हैं? क्या अपनी बेटी का दर्द भी नहीं सुनेंगे? क्या शादी होने के बाद अपनी बेटी अपनी नहीं रहती है क्या? उसका दर्द सुनने वाला मायके में कोई नहीं होता है। जो गौरी के साथ हुआ वो बहुत सी लड़कियों के साथ होता है, पर माता पिता यही सोचकर शांत रह जाते हैं कि अगर किसी को पता लगेगा कि हमारी लड़की परेशान है तो लोग कहेंगे कि लड़की के लिए अच्छा घर नहीं देखा, बदनामी होगी और ना जाने क्या क्या। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।